अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को समरी भेज दी है। सब चीज़ों की तरफ आता हूँ। ये जोगिंदर चौधरी साहब हैं, इन्होंने लिखा है, एक कमेंट किया है यूट्यूब पे कि सर आई एम बिग फैन, एक बार मेरा नाम बोल दो फिर चाहे मौत आ जाए। भाई धन्यवाद, आप लोगों की मोहब्बत है, इतना मुझे मान सम्मान प्यार मिलता है भारत से कि मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ। जीते रहें जोगिंदर चौधरी साहब। अजीज़ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेके गए थे जिनीवा। वहाँ से कुछ लोन, कुछ वादे, कुछ प्लेजेस लेके आए हैं। ख़जाना फिर खाली है। अब इनका हाल ये था कि इनके पास यूनाइटेड अरब इमारात को वापस करने थे पैसे इस हफ्ते, सऊदी अरब को, चाइना को, और बाकी जो इंटरनेशनल IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह को देने हैं वो अलग। पूरी दुनिया से लेके बैठे हुए हैं कर्जा। तो शहबाज शरीफ भागे सऊदी अरब, इमारात, अबू धाबी गए। लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें शहबाज शरीफ अपने जहाज़ की तरफ जा रहे थे, तो वज़ीर ख़जाना भी है, वज़ीर तिजारत भी है, वज़ीर दाखिला भी है, तो सारे ही वज़ीर जितने हैं सारे जा रहे हैं। मतलब करना क्या है? इतने सारे बड़े डेलीगेशन को लेके आप जाते हैं, फिर वहाँ पे 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं। या तो आप जा रहे हैं बिजनेस डील करने के लिए, कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए, आप तो भीख मांगने जा रहे हो। कुछ शर्म भी होनी चाहिए। ये देखें, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने अभी लंदन से लीड्स के लिए 30 मिनट की एक फ़्लाइट ली। वो रॉयल एयरफोर्स की प्राइवेट जेट थी। रॉयल एयरफोर्स यानी ब्रिटिश आर्मी का एक जहाज़ था। उसमें ये लंदन से लीड्स गए, सरकारी काम से ही गए। लेकिन इस पे ब्रिटिश मीडिया ने, ब्रिटिश ओपोजिशन पार्टीज ने, सब ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा तुम गए कैसे एक प्राइवेट जेट में? तुमको तो बाय रोड चले जाते या पैसेंजर फ्लाइट से जाते। तुम इतना फजूल खर्ची कर रहे हो टैक्स पेयर्स के पैसे पे, और वो जो क्लाइमेट इससे ख़राब होता है, तुम एक फ़्लाइट लेके अपने अकेले के लिए जा रहे हो। ये डेवलप्ड वर्ल्ड का हाल है, जो कि चाहें तो कर सकते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं। और हमारे यहाँ जाते हैं, ये शहबाज शरीफ भी जो गया है, जिनीवा गया, इधर इमारात गया, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में जाता है, पाकिस्तान आर्मी के जहाज़ में पूरा डेलीगेशन लेके जाता है, 5 स्टार होटलों में ठहरता है। मैं पिछले दिनों एक फिनलैंड की मिनिस्टर की वीडियो देख रहा था। वो इकोनॉमिक क्लास में सफ़र कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर। फिनलैंड की थी या नॉर्वे की थी, आई डोंट रिमेंबर, स्वीडन की थी शायद। इकोनॉमिक क्लास में सफ़र कर रही थी। और हमारे यहाँ चले प्राइम मिनिस्टर की तो समझ में आती है। इमरान खान सरकार छूटने के बाद लगातार KPK गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में घूमता था। आपको याद है ना, हुकूमत ख़त्म होने के बाद हर रोज़ एक जगह जलसा करता था। KPK गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टरों में घूमता था। और फिर ये मिसालें देते हैं, जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था इससे पहले इलेक्शन के दौरान, कि मैं हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह साइकिल पे बैठ के जाऊंगा ऑफिस। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो बनी गाला से इसके प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफ़र मेरा ख्याल है 10 मिनट का था। ये हेलीकॉप्टर में जाता था। ये हैं हमारे रूलर्स। अजीज दोस्तों, इमारात गए, इमारात से जाके अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नह्यान के पांव पकड़ लिए शहबाज शरीफ ने। माई बाप, कफील, आप हमारा कुछ ख्याल करें, अभी हम आपको आपका $2 बिलियन जो वापस करना है वो नहीं दे सकते, बल्कि उल्टा आप हमें कुछ और मदद करें। तो शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहा कि कोई बात नहीं,
और यह है कि आप फिक्र नहीं करें और $2 बिलियन जब आपके पास हों तब दे दीजिएगा। हमारी टीमें आपस में तय कर लेंगी कि आप कब वो वापस कर सकेंगे, और हम आपको $1 बिलियन दे रहे हैं ताकि आप इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान की हालत है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है जब आवाम सड़कों पे आ जाए, आवाम के पास कुछ ना हो। ये कराची में एलसी ना खुलने की वजह से, किसी की एलसी नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि वो माल मंगा सकें। कंटेनर पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी के पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, तो वो नहीं छूट रहे। तो ये बिजनेसमैन हैं कराची के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अमीर लोग हैं, यानी ये आ गए हैं सड़कों पे। आटे के हवाले से मैं कितने दिनों से आपको वीडियो लगा रहा हूँ, आपको 50 वीडियो मिलेंगी। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कराची से, वो मुझे बता रहा था कि आरिफ भाई मैं जा रहा था कोरंगी की तरफ, तो देखा कि आगे एक ट्रक खड़ा था आटे का, और वो बेच रहा था आटा। ये नहीं है कि मुफ्त में दे रहा था, लेकिन लोगों का इतना हुजूम, इतना हंगामा कि एक मिसाल है, उसके पास 500 बोरी थी तो 5000 आदमी खड़ा था, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो बोरी पैसे हाथ में लेके खरीदने के लिए। तो कहता है उसमें एक बूढ़ी औरत गिर गई और कुचल गई, उधर ही इसकी मौत हो गई। कहता है आरिफ भाई खून के आंसू रो रहा था दिल के, क्या हो गया इस मुल्क का। अब ये डिफ़ॉल्ट नहीं है तो और क्या है? अजीज़ दोस्तों, मैंने सितंबर में जिनीवा गया था मैं, तो मैंने वहाँ से एक वीडियो बनाई थी, अपनी डिस्कशन हुई थी मेरे वहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ उस हवाले से कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, और डिफ़ॉल्ट होगा तो क्यों होगा, और डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा। उस हवाले से अभी मुझे किसी साहब ने मेरी उस वीडियो का 7 मिनट का हिस्सा भेजा है, वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज से 3-4 महीने पहले मैंने ये सिनारियो आपके सामने रखा था। आपने अभी मैंने वीडियो में जो चीज़ें बताई वो आस्ते आस्ते हो रही हैं। आपकी आवाम के पास ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना दालें हैं, ना आटा है, ना खाने को कुछ है, ना पानी साफ पीने को है। बीमारियां भरी पड़ी हैं, नकली दवाइयों की भरमार है। ये तो फिर ये कौम इतनी बेगैरत कौम है पाकिस्तान की कि अभी उन्होंने वो काम नहीं किया जो श्रीलंका वालों ने किया, वरना इस वक्त आसान एक ही काम है पूरी पाकिस्तान की कौम के ऊपर। सिंध, बलोचिस्तान, पख्तून, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ख़ास तौर पे इन इलाकों का, पंजाब को छोड़ के बाकी सब इलाकों की आवाम को चाहिए कि धावा बोलें। जितने आपके कोर कमांडर के ऑफिस हैं, जितने आपके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हाउसेज हैं, मिनिस्टर्स, जिस तरह श्रीलंका में हुआ था, और उनको अंदर से खींच के बाहर लाएं और उनसे कहें कि भाई आओ ज़रा 4 दिन हमारे घर में रह के दिखाओ। सरकारी अय्याशियों में पड़े हुए हैं, एक किसी फौजी, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल के बच्चों को फिक्र नहीं है, अय्याशियों से रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ठाठम ठाठ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी तबाह है। अब इसको अगर डिफ़ॉल्ट नहीं कहते तो क्या है? कितना भी कोई दे दे, कितना भी कोई UAE की तरह, ये सऊदी अरब भी जाएंगे, सऊदी अरब से भी मांगेंगे, लोन डिफ़र करवाएंगे, चाइना से मांगेंगे, चाइना से लोन डिफ़र कराएंगे, कितना कर लेंगे। रोज़मर्रा का मतलब आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं। सैलरीज कई महीनों से नहीं मिली है सरकारी लोगों को। काम बंद कर देंगे, सिस्टम हुकूमत का बैठ जाएगा। ये सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने पहले भी आपको लगा के दिखाया था कि कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखें, सेक्शन 144 पाकिस्तान ने POK में लगा दिया है। हवेली कहूटा में लोग खाने को तरस रहे हैं,
खाने पीने की बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सेक्शन 144 धारा 144 लगा दी है। इसका मतलब ये होता है कि 4 से ज़्यादा आदमी एक जगह बैठ नहीं सकते, जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हर सेक्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पे, कि बेसिक सर्विस ही नहीं है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि आपको बेसिक सिविल फैसिलिटीज, फूड इज द बिगेस्ट ह्यूमन राइट। वो फूड नहीं दे पा रहे, वो आप पानी नहीं दे पा रहे और मज़े से 5 स्टार लाइफें गुजार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये एक हरामज़ादा, ये अपने महल बनी गाला में बैठ के रॉयल डिक्रीज दे रहे हैं। ये आज जो पाकिस्तान की हालत है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें जो बदकिरदार है वो इमरान खान है। मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था डिटेल्स फिगर के साथ कि $52 बिलियन इसने 45 महीनों में कर्जा लिया है, और वो कर्जा गया कहाँ किसी को नहीं पता, और टोटल बदमाशी पे आया हुआ है ताकि इसके ऊपर कोई कमीशन ना बैठे इसको अदालतों में। और पता नहीं क्या मसला है कि इसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा। अब पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मूव आई। इसने परसों असेंबली से कॉन्फिडेंस वोट जीत लिया। 186 वोट चाहिए थे, 186 पूरे मिले इसको, मैनिपुलेशन करके, जिस तरह से करके पूरे वोट मिले। ये पीडीएम की सरकारें हैं, जो जरदारी की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी, वो सब उनके मिनिस्टर जाके असेंबली में बैठे थे कि आज तो परवेज इलाही को फारिग कर रहे कहेंगे। मुंह की खाई, 186 वोट मिले। परवेज इलाही ने कल गवर्नर को समरी भेज दी है असेंबली डिसॉल्व करने की। अब गवर्नर अगर 48 आवर्स में उस समरी पे साइन नहीं करता तो ऑटोमेटिक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। असेंबली डिसॉल्व होने का मतलब अब या तो बाकी असेंबलियों भी, नेशनल असेंबली और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी डिसॉल्व की जाएं और नए इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस कराए जाएं, या फिर पीडीएम सरकार पंजाब असेंबली के नए इलेक्शन करवा ले। इन एनी केस इनके पास पैसा कहाँ है कि ये इलेक्शन कराएंगे? पैसा है नहीं। इमरान खान जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से, डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पे लाया था, इसने अब ये आखिरी कील ठोक दी है। मज़े की बात देखें कि परवेज़ इलाही, काफ लीग, कायदे आज़म लीग, मुस्लिम लीग के भी कई धड़े हैं ना, नून लीग है, काफ लीग है, तो ये काफ लीग का परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर था तो तोड़ दी। केपीके की इसकी पूरी अपनी असेंबली है जिसमें इसका अपना चीफ मिनिस्टर है और दूसरा टर्म चल रहा है उसका। 9 साल से 10 साल से उसका अपना चीफ मिनिस्टर है। केपीके की असेंबली अभी नहीं तोड़ी, लेकिन अगले स्टेप में अगर इसको और आगे बढ़ना है तो केपीके की असेंबली भी तोड़ देगा। गवर्नमेंट इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस गई है कि अगर वो इलेक्शन नहीं कराती तो फिर किस तरह मामला चलेगा, क्योंकि अनार्की तो पूरी तरह से आ गई है पाकिस्तान में। अभी मीज़ान बैंक है, उसमें कुछ बिजनेसमैन गए अपना एलसी खुलवाने के लिए। बैंक ने कहा कि एलसी नहीं खोल सकते, दुनिया का कोई बैंक आपकी एलसी कबूल नहीं कर रहा। बिजनेसमैनों ने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, बैंक में सब कुछ किया। दिस इज कॉल्ड अनार्की, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अजीज दोस्तों, थोड़ी खबरें मैं बलूचिस्तान से लेके आऊँगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कैच में पाकिस्तान फ़ौज के बेस कैंप होता है जो, उस पर एक हमला हुआ। दश्त गडान के इलाके में, डिस्ट्रिक्ट कैच में काफ़ी देर तक वहाँ पे धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। कोई डिटेल्स अभी तक आई नहीं। ये पिछले 24 घंटों में फोर्सेस के ऊपर तीसरा हमला था। इससे पहले पंजगोर शहर में पुलिस थाने को दस्ती बम से, हैंड ग्रेनेड से हमला बना किया। उसकी जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की। इसके अलावा बोलान के इलाके सनी में कुछ लोगों ने यूफोन कंपनी के मोबाइल टावर को धमाके से उड़ा दिया
और वो उड़ गया मोबाइल टावर। अजीज़ दोस्तों, ग्वादर में फिशरीज़ के हवाले से काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि चाइनीज़ फिशरमैन्स को वहाँ पे लाइसेंस दे दिए गए हैं और वो वहाँ पे खूब फ़िशिंग कर रहे हैं अपनी लेटेस्ट बोट्स के ज़रिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और वो जो गरीब मछेरे हैं ग्वादर के, बलूचिस्तान के, वो बिल्कुल मतलब नाकारा हो गए हैं, कुछ भी करने जैसे नहीं रहे। तो उस पे इसके अलावा वहाँ पे पानी, बेसिक फूड फैसिलिटीज़, इसके अलावा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से तो कई दिनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और हज़ारों नहीं लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी ने अपने जो टेरर विंग हैं उनको छोड़ दिए और वो टेरर विंग ने वहाँ पे फायरिंग की। कई लोगों के मरने की संभावना है। उसमें एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी और वो मर गया। तो गवर्नमेंट ने उसको बेस बना के कि ये बलोचों ने वो किया, हालांकि ये बलोच अपने ही प्रोटेस्ट के ऊपर क्यों फायरिंग करेंगे। तो ये पाकिस्तान आर्मी के जो टेरर विंग हैं, जो बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म यानी मिलिटेंट्स जो वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान में अपने टेरर विंग इन्होंने खड़े किए हैं, जो कि वहाँ पे लोकल लोगों को निशाना बनाते हैं और उसका इल्ज़ाम फिर क्रांतिकारों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो उसके जवाब में पाकिस्तान की फोर्सेस ने उन प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ ग्वादर में फोर्सेस का इस्तेमाल किया। उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए और मतलब गोलियां बरसाई गईं और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सारी सूरत हाल इसलिए है कि वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है और वो प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, पीओके में है, सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध में दो कौमें हैं। एक है अंदरून सिंध में सिंधी, वो वडेरों के चकड़ में है। जितने वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनकी मैं कई बार तारीफ़ें आपको बता चुका हूँ। और एक है कराची में। कराची का केस अलग ही है, मैं आपके सामने अगली वीडियो में रख रहा हूँ, क्योंकि कराची में मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं 15 तारीख को, संडे को। और उस हवाले से जो मैनिपुलेशन है उस पर मैं अगली वीडियो में आ रहा हूँ। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिनारियो के हवाले से है। उसमें जमात इस्लामी को लाया जा रहा है इस बार कराची के मेयर के लिए। और जब भी पाकिस्तान इंटरनेशनल भाड़े की फ़ौज बनती है अमेरिका के लिए, 79 में जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के उसमें वॉर में शामिल हुआ था, तो कराची में ज़ियाउल हक ने जमात इस्लामी का मेयर इलेक्ट करवाया था। 79 से 83, 83 से 87 दो टर्म जमात इस्लामी का मेयर रहा। फिर मुशर्रफ ने जब 2001 में अमेरिका की वॉर में दाखिला लिया, तो वापस जमात इस्लामी का मेयर नेमतुल्लाह इलेक्ट कराया गया 2001 से 2005 तक। और अब वापस वही चीज़, एक इंटरनेशनल वार की सुनगुन है, तो उसमें जमात इस्लामी के मेयर को इलेक्ट कराने की एक साजिश हो रही है, जिस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अजीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। एक छोटी सी खबर आपके सामने शेयर करूंगा कि मक्का में जो खाना काबा है, हरम शरीफ है, उसके पास मोबाइल टावर्स हैं ना, उनकी बैटरियां चोरी हो गई। चोर पकड़े गए। 5 चोर थे, जिसमें एक यमन से था और 4 हमारे पाकिस्तानी थे। जहाँ जाते हैं इज्जत के झंडे गाड़ के आते हैं। अब इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके सामान में से वो मोबाइल टावर्स की बैटरियां भी निकली हैं और अब उनके ऊपर केस चल रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी पक्के वो कर रहे हैं, वो दिल से कर रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की पब्लिक, वो है माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार। इस्लाम कहीं ख़तरे में ना पड़ जाए। तो एक अहमदियों की इबादतगाह थी, प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि उसको मस्जिद नहीं कह सकते हैं, होती वो मस्जिद ही है, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। तो वो मस्जिद आप कहोगे तो आपके ऊपर ब्लास्फेमी लग जाएगी। तो उनकी मस्जिद के
मीनारे थे ना, उन्होंने कहा ये तो मुसलमानों की मस्जिद जैसे मीनारे हैं, तोड़ो इसको। तो फिर पंजाब पुलिस ने जाके पब्लिक की मदद से वो मीनारे तोड़ दिए। ये माइनॉरिटीज़ पे सिंध में वही कन्वर्जन चल रही है। माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार में कोई कमी नहीं आने देते, लेकिन ये है कि इस्लाम को भी तो बचाना है ना भाई। खुद अपने बच्चे भूखे मर जाएं साला, 2% के तुम लोग इंसान नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर करोगे। अजीज़ दोस्तों, ये जामी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, अल कायदा, ISIS ने सब ने मिल के एक अलायंस बनाया है और वो टारगेट कर रहे हैं पंजाब को और पाकिस्तान आर्मी और ISI को। तो पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड ये सारे बचुंगड़े अब अपने ही मालिक को डस रहे हैं। और हिलरी क्लिंटन की 2011 में पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कही हुई बिल्कुल याद आती है कि जब तुम अपने घर में सांप पालोगे और ये उम्मीद रखोगे कि वो पड़ोसियों को काटेगा, तो ये आपकी भूल है, वो आपको भी काटेगा। और आज वो सारे सांप जो पाकिस्तान आर्मी ने क्रिएट किए थे वो इनको काट रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आखिरी में ये ख़बर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत की एक प्रोफेसर ने न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई किया था। और उन्होंने उसमें वीज़े में लिखा था कि मैं लाहौर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड हूँ बात करने के लिए एक प्रोग्राम में। और इसके अलावा मैं लाहौर के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी तस्वीरें लेना चाहती हूँ, उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चाहती हूँ, तो मुझे वीज़ा दिया जाए। तो इनको न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इन्होंने इस प्रोफेसर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को चिट्ठी लिखी है कि आप ये हाईएस्ट लेवल पे मसला उठाएं क्योंकि मुझे सेक्सुअली हरेस किया गया है। इसलिए कि जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उस इंटरव्यू में मुझसे सवाल किया गया कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। और फिर इसके ऊपर डिटेल में जाने लगे कि आप अपना सेक्स कैसे पूरा करती हैं अगर आपने शादी नहीं की तो। और बोले कि मैंने उनको कहा कि ये मेरे पर्सनल सवाल आते हैं और मैं इस पे जवाब देना पसंद नहीं करूँगी। वो मैंने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे इसी टॉपिक पे और इस तरह के सेक्सुअल उस पर सवालात करते रहे। बोले फिर मैं इंटरव्यू दे के आई तो मुझे व्हाट्सएप पे पाकिस्तान हाई कमीशन के एक आदमी ने मैसेज किए और उसमें मुझसे ये सारे सवाल इस तरह के और इससे भी घटिया सवाल करने लगे और मुझे सेक्सुअली हरेस करने का कहा। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भारत में पाकिस्तान के लिए काम करें और भारत की सरकार के ख़िलाफ़ हमारे जो आपको हम टास्क देंगे वो पूरे करें। तो बोला मैंने साफ मना कर दिया। और ये सारी सिचुएशन है जयशंकर जी, इसको हाईएस्ट लेवल पे उठाया जाए। ये है हमारे पाकिस्तानी, जहाँ जाते हैं दास्तान छोड़ के आते हैं, इबरत की, जलालत की, कमीनेपन की। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय। ईयर में 40 से 45 बिलियन डॉलर मिनिमम चाहिए और वो ज़रूरत ना अमेरिका पूरी कर सकता है ना वेस्ट पूरी कर सकता है और अरब्स भी पूरी नहीं कर सकते। ऑल्दो के सऊदी अरब वगैरह जो मदद कर भी पाते हैं तो रिज़र्व फॉरेन रिज़र्व में रखने के लिए 2-3 बिलियन डॉलर दे देते हैं। यहाँ एक साल का खाली 40-45 बिलियन डॉलर है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक बैंकरप्सी होना लाजमी है, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स तो करेगा ही और उसी कोलैप्स की सूरत में फिर मामलात सेट होंगे। और उसमें सोमालिया की मिसाल दे रहे थे कि सोमालिया में जिस तरह एक वॉरलॉर्ड्स का मैदान है, गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई हाल नहीं है, इसी तरह फिर पाकिस्तान का होगा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिसकी चौधराहट है वो अपना हिसाब किताब चलाएगा और पाकिस्तान में सरकार का एज सच कोई मेजर रोल रहेगा नहीं और ऐसे में इंटरवीन करेंगी सुपर पावर्स। और एक और साहब थे, ब्रिटिश हैं, वो
वो बता रहे थे कि बिहाइंड द डोर यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया, क्या इन सारे सिनारियों में कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कलेप्स के बाद क्या होना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान को फिर एक आज़ाद बफर स्टेट के तौर पे वो किया जाएगा, कि उसमें फिर क्या होगा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहेगा बलूचिस्तान में, और सिंध जो है वो इंडिया क्लेम करता है। और इंडिया ने ऐसी बिहाइंड द डोर जो मीटिंग्स हुई हैं यूरोप, अमेरिका और इंडिया की, क्या व्हाट आफ्टर कोलैप्स, पाकिस्तान के कोलैप्स करने के बाद क्या सिनारियो होंगे, तो उसमें इंडिया ने क्लेम किया है कि सिंध हिस्टोरिकली हिंद है और सिंध के बगैर हिंद का कोई हिसाब किताब नहीं है, और सिंध तो आफ्टर ऑल हमारा होगा। अब देखें, ये सब बातें प्राइवेटली आपस में हो रही हैं, इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है नहीं है, लेकिन जो सिनारियोस चल रहे हैं इसमें ये सारी बातें समझ में आती हैं कि ऐसा हो भी सकता है। तो मैंने उसमें सवाल किया कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान, बोले वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो इंडिया ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो हमारा है, और उस पर अमेरिका और यूरोप आफ्टर कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान उनको कोई एतराज़ नहीं है। अगर इंडिया अपना हिस्सा, इलाका जो है कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का, वो वापस हासिल कर लेता है तो उस पर दुनिया को कोई एतराज़ नहीं है, वो तो हो जाएगा, वो तो उसका तो बड़ा इशू नहीं। सिंध के मामले में वो कह रहे थे कि ये भी एक बातचीत चल रही है कि आधा सिंध हिंद को दे दिया जाए, जिसमें बावलपुर से लेकर ठट्टा और ये सारा इलाका ईस्टर्न जो इंडियन बॉर्डर के साथ सिंध का हिस्सा है, वो इंडिया भी सोच रहा है कि पूरा सिंध लेना हमारे लिए, क्योंकि जब आप वेस्टर्न सिंध की तरफ आते हैं ना, तो वहाँ पे मुहाजिरों की काफ़ी बड़ी तादाद है, पख्तूनों की बड़ी तादाद है, और ये फसाद का मामला चलता रहता है, पठान और मुहाजिरों का। तो हो सकता है इंडिया ईस्टर्न सिंध की हद तक उसको अपने साथ शामिल करने को तैयार हो जाए। ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ डिस्कशंस चल रही हैं। पाकिस्तान का जो हिसाब किताब है उसमें ये चीज़ें सब नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगी। अब ऐसे में अगर आप फ्लड्स के हवाले से भी देखें तो जो तबाही आई है, और पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर के लिए जो 80% जो और ऐसे में ये है कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो इंटरवेन करेंगी, और उसमें ज़ाहिर है अमेरिका, पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है अमेरिका का कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टेक ओवर। और ये हमारा कंसेंसस था सबका, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, कि पाकिस्तान ने टूटना है। और पाकिस्तान ने जब टूटना है तो चाहे एटम बम है, चाहे इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, चाहे कुछ भी है, वो सब चीज़ें सेटल होंगी। तो मैंने वहाँ पे सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि सिंध को इंडिया टेक ओवर कर लेगा, तो सिंध में एज सच सिंध को इंडिया जोड़ने वाली कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो क्या सिंधी तैयार हो जाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या 1947 में सिंध पाकिस्तान के साथ सिंधी तैयार था जोड़ने के लिए? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो वहाँ पे तैयार नहीं थे, खाली असेंबली में एक वोट की उस पर मुस्लिम लीग को वो मिला था, और वो भी एक मैनिपुलेशन थी। तो बोले हाँ, जब पाकिस्तान बना था तो बोला उसमें इंडियन लोग शामिल थे, पाकिस्तानी कोई नहीं शामिल था। केपी के जो आज का है उसमें कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में खिजर हयात टवाना की यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, और सिंध में मैनिपुलेशन करके 5 सीटों के ऊपर मैनिपुलेशन करके 1 वोट की मेजॉरिटी हासिल की थी सिंध में मुस्लिम लीग ने। और बलूचिस्तान तो वैसे ही आज़ाद हो गया था, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं था। तो ये इंटरनेशनल फोर्सेस ने एक बाय फोर्स पाकिस्तान में सबको शामिल कराया। तो आज
कुछ भी इंटरनेशनल फोर्सेस डिसाइड करेंगी और इस रीजन में पाकिस्तान के हवाले से कोई भी फैसला इंडिया की रजामंदी, इंडिया की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि इस रीजन में इंडिया पावर है। उसमें एक मिसाल दी एक साहब ने कि मार्क टली था, एक मार्क टली नाम का एक जर्नलिस्ट था, वो ज़ियाउल हक का इंटरव्यू करने गया था जब भुट्टो की सज़ाए मौत अनाउंस हुई थी, अभी फांसी नहीं लगी थी। तो ज़ियाउल हक से उसने सवाल किया कि क्या आप भुट्टो को आप फांसी दे देंगे? तो उसने ज़ियाउल हक ने कहा कि पहले कैमरे बंद करो। कैमरे की टीम को बाहर भेज के उसने मार्क टली को जवाब दिया कि भाई एक कब्र खोदी हुई है, अब उस कब्र में या तो भुट्टो लेटेगा या मैं लेटूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये तुम खुद अच्छी तरह समझदार हो कि मैं तो उस कब्र में लेटूंगा नहीं, तो उसमें भुट्टो लेटेगा। तो यही बात वो सब कह रहे थे कि आज भी एक कब्र खुदी हुई है और उसमें इंडिया लेटेगा कि पाकिस्तान लेटेगा? तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान लेटेगा।